नमस्कार मित्रों, बातों बातों में के आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान श्री हरीश व्यास हैं। हरीश व्यास एक सुपरिचित फिल्मकार हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही अंग्रेजी में कहते हैं एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म निर्देशित की थी। उसके अलावा अभी एक और फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले वो पूरी हो चुकी है और वो प्रदर्शित होने की स्थिति में है। जैसे वातावरण अनुकूल होगा उसको वो प्रदर्शित करेंगे। हरीश व्यास जी की खासियत ये है कि वे एक बहुत कल्पनाशील फिल्मकार हैं और उन्होंने शुरुआत से ही अपनी किस तरह की धारा वो चुनेंगे उसका एक संकेत सभी को दिया। मैं इस समय जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको मैं स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र रघु जी का स्वागत करता हूँ, जैनीन जी का स्वागत करता हूँ, पोषणा शर्मा जी का स्वागत करता हूँ। उनसे मेरा अपना एक साबका उनके क्रिएशन के साथ ही हुआ था। हरीश जी आ गए हैं तो क्यों ना हम उनको जोड़ ही लेते हैं फिर। वैसे मेरी उनसे ये बात हो चुकी थी कि 7:05 पर मैं आपको रिसीव कर लूँगा, पर वो आ गए हैं तो उनका लाभ लेना चाहिए और उनसे हम थोड़ी और अधिक कुछ मिनट और अधिक बात कर लेंगे। और मैं आप सबको भी रिकग्नाइज करता रहूँगा। मान सिंह जी भी आ गए हैं और हरीश जी को मैं मिलता हूँ। नमस्कार हरीश जी। सुरुचि जी आपका भी स्वागत है। ज्योति जी आपका स्वागत है। राज त्रिवेदी जी आपका स्वागत है। आदित्य जी नमस्कार सर। हरीश भाई आप ईयरफोन लगा लो। अभी आवाज नहीं है मेरी ठीक? नहीं, मेरी आवाज मुझको डबल सुनाई दे रही। या अच्छा, मैं इसको आपको हटा मेरी लेता आवाज- हूँ। मैं इसको हटा लेता हूँ। मुझे आपकी आवाज एकदम सही आ रही है। अब ठीक है सर। जी सर, एकदम परफेक्ट आवाज आ रही है। लेकिन मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को तो नहीं लग रहा, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ईयरफोन लगा के एक मिनट ईयरफोन में देख लेता हूँ। देखिए, अब आ रही है आवाज इसमें? हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आपकी आ रही है। बस मुझे भी आ रही है आपकी। एक्चुअली मैं इसके लिए तैयार नहीं था, नहीं तो मैं रेडी रखता पहले। जी सर। अब ठीक है। जी सर, जी सर। और बताएं सर, आप कैसे हैं सर इस पूरे वातावरण में? सर ये वातावरण काफी कुछ सिखा भी रहा है और जता भी रहा है तो बड़ा ही अलग तरह का अनुभव रहा है अभी तक। हाँ हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे आपका तो एक काम पूरा हो चुका था, फिल्म तैयार थी लगभग, जी जी और जी, जी। रिलीज की प्रोसेस में भी आप होंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये एक व्यवधान आ गया। बिल्कुल। हमने मार्च में उसका सेंसर सर्टिफिकेट ले लिया था हाँ और हाँ। उसको हम अप्रैल मई के अंदर हम रिलीज करने वाले थे। और फिर अचानक से ये हुआ तो फिर हमने उसको फिर स्थगित किया थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जल्द ही रिलीज होने वाली है। आई थिंक आने वाले समय में आपको भी सूचना मिल जाएगी उसके। हाँ,
मैं देख रहा हूँ कि ये जो माध्यम है, जो जितने समय सिनेमाघर बंद रहते हैं, एक जी जी विकल्प के रूप में जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थानों ने फिल्मों को लेकर के और रिलीज करने की एक परंपरा शुरू की है, जी। इससे आपको क्या लगता है कि इसमें निर्माता या जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको किस तरह का फायदा है और कलाकारों को क्या लाभ है इससे? मुझे लग रहा है कि इसमें निर्माता से ज़्यादा मुझे लगता है जो कलाकार हैं और जो एक शुरुआती तौर के फिल्म मेकर हैं उनको बड़ा लाभ होगा, जी। और एक्टर को बड़ा लाभ होगा। क्योंकि अब जब आप एक घर तक आ गए हैं, अगर आपका सिनेमा एक घर तक पहुंच गया है, तो हाँ। आप घर के अंदर वहां पर कोई स्टार के वो नहीं रहते कि आप, क्योंकि आप सिनेमा इसलिए जाते थे कि आप स्टार को देखने जाते थे वहां पर, कि जी। वहां पर क्यों नहीं चलती थी हमारे छोटे स्टार की फिल्में, क्योंकि वो कहते हैं हम एक 400 रुपये 600 रुपये लगा रहे हैं तो हम एक बड़े स्टार्स को देखें और वो देखें और ताकि अपना पैसा वसूल करें। अब घर में हाँ। आने से ये होगा, जो अभी आने वाले अपकमिंग जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक बहुत ही लेवल पे मौका मिल रहा है, बहुत बड़ा। तो ये हाँ। उनके लिए बड़ा ही गोल्डन पीरियड है। और इवन तो जैसे हमारे जैसे फिल्म मेकर हैं या जो प्रोड्यूसर हैं जो छोटे बजट की फिल्म बनाते हैं, ये जी। उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है कि वो एक अच्छा सिनेमा, बढ़िया सिनेमा, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपका कंटेंट और ये सब चीज़ें बहुत हीरो हैं अपने आप में। हाँ। जी इसमें फिर भी ये है कि जो एक लाभ उनको आरंभ में देना है, जो डिसाइड हो गया है आपसी सहमति से, उतना तो लाभ निर्माता को भी मिल ही जाता है। जी जी वो जो एक उम्मीद उम्मीद से दुगना या अपेक्षा से अधिक का जो एक कॉन्सेप्ट था, वो बहुत प्रभावित होगा। जी जी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिल्मों का फ्लो नहीं रुकेगा, ये एक मान के चलते हैं। इसमें दर्शक को, मुझे लगता है ये फायदा है कि दर्शक का जो बहुत अतिरिक्त खर्चा होता था आईनॉक्स पे जाने से, मल्टीप्लेक्स पे जाने से, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इंटरवल में जो आरंभ में तमाम खाने पीने में जो बहुत सारा धन लग जाता था परिवार के साथ, वो सब बचेगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। देखिए ना, आप 1000 के अंदर आप एक साल की मेंबरशिप पा रहे हैं आप, अमेजोन जैसे उसमें प्लेटफॉर्म में। हाँ। और अमूमन जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको 1000 के अंदर एक बड़े प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको पूरे साल के लिए, जिसमें आप फिल्म भी देख रहे हैं, और आप खाली इंडियन फिल्म नहीं देख रहे, आप इंटरनेशनल और पूरा दुनिया का आप सिनेमा देख रहे हैं। और इससे एक चीज़ और हो रही है कि आप डिफरेंट सिनेमा से, डिफरेंट कल्चर से भी आप मिल रहे हैं एक तरह से। तो लोगों का जो एक सेंस है ना सिनेमा को लेके और फिल्म को लेके, वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि अब आपका दायरा इतना बढ़ गया कि अगर एक छोटा सा बंदा कोई ऑटो चलाता है, अगर वो भी फिल्म देख रहा है, तो कई बार वो बाहर की फिल्म भी देखता है। तो वो जाने अनजाने में एक टेक्निकल साउंड भी हो रहा है, मतलब कि वो, उसको पता नहीं कि कैसे बनता है, लेकिन वो देख रहा है, एक अच्छी चीज दिख रही है उसको, यार कितना फाइन प्रोडक्ट है, कैसा है। तो उसकी जो सोच है वो आगे बढ़ रही है। तो यानी कि अब आने वाले समय में जो फिल्म मेकर हैं उनको भी अच्छी कहानियां और अच्छे तरीके से बहुत फिनिश प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो एक आम दर्शक हाँ। था उसकी भी जो समझ है वो अब बढ़ गई है पहले से ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी ये जी बात तो है। और जी जी घर में एक पारिवारिकता के साथ आप सिनेमा देखते हो। जो पहले जब दूरदर्शन आया था और इतवार को एक फिल्म आया करती थी, तो जी वहां भी जी, वही दूरदर्शन सिद्धांत पे। था कि हमारी जैसे माँ कहा करती थी कि ये बहुत जी जी। आसान तरीका है कि आप कैसे भी बैठे रहो, कुछ भी घर में बना खा रहे हो, आप फिल्म देख सकते हो। तो हम्म। लगभग वो कल्चर फिर लौटेगा कुछ समय के लिए, जब तक सिनेमा घर नहीं खुलते। लेकिन ये जरूर है बिल्कुल कि जो बिल्कुल। सिनेमा घर जिन्होंने बना रखे हैं, इतने बड़ी बड़ी तकनीकी सुविधाएं जुटाई हैं, उन सब के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। इवन तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ना आज से काफ़ी साल, ये तो भी कोरोना आया इसमें, लेकिन मैं सोच रहा था कि आने वाले समय में, मैं तो आज से 2 साल पहले की बात कर रहा था, कि सिनेमा हाँ। ना हाँ। ना एक स्पेशल इफेक्ट वाली फिल्मों के लिए रह जाएगा एक टाइम बाद। यानी कि जो जी। जी। कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में हैं वो ओटीटी पे आएंगी। ये मैं आपको 2 साल हाँ। पहले की बात होता, मैं सबको बोलता था ये। और जो साइंस फिक्शन है या फिर बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड फिल्में हैं जिसमें विजुअल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सिनेमा पे आएंगी। क्योंकि वो आप घर में उसका आनंद नहीं ले सकते। तो हाँ। सिनेमा जो है वो चेंज हो रहा है इस तरह से कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही एनिमेटेड फिल्मों का, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका वीएफएक्स का काम है, हाँ। उस लेवल पे आएंगी वो फिल्में। और जो हाँ। इस तरह की फिल्में हैं, जैसे हम एक स्मॉल बजट की या कंटेंट ड्रिवन जो सिनेमा है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के माध्यम से आएगा लोगों तक।
तो ये मुझे पहले से लगता था, और मुझे लग रहा है आने वाला समय भी ऐसे ही होगा कि जब ये सब ठीक हो जाएगा तो फिल्में तो आएंगी, दर्शक देखने आएंगे फिल्म, और देखने आना भी चाहिए, क्योंकि हाँ जो सिनेमा का आनंद जो एक सिनेमा घर में है वो बिल्कुल। वो अलग ही है। मतलब वो आप एक 2-2.5 घंटे के लिए आप लॉक होते हैं रूम के अंदर, फिर एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ इमोशन होते हैं। वहां पर आप देखेंगे एक हल्का सा लाफ्टर जो होता है पूरी हंसी बन जाता है। वो हाँ एक छोटी सी भी हंसी आती है तो वो 500 लोग हंसते हैं तो वो एक ठहाका बन जाता है। तो सही है। सिनेमा का अपना एक स्वाद है। ये वो एक सामूहिकता का अपना आनंद है, लेकिन बिल्कुल। इधर इधर मैंने ये भी देखा है, आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा, कुछ बातें बहुत निजी रूप से, जैसे मैं हूँ, मेरे आदरणीय मित्र भी जैसे डॉक्टर अनिल चौबे इस कार्यक्रम में अभी होंगे, वो हम लोग कई बार बहुत सीरियसली किसी सिनेमा को देखने जाते हैं और उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जी जी। आसपास आगे पीछे बहुत से नॉन सीरियस युवा बैठे रहते हैं, जो या तो बहुत जोरों से बिल्कुल। आपस में बात करके हंस रहे होते या हैं, या सीटियां मारेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, या मोबाइल में कहीं बात कर हाँ रहे होंगे जोर जोर से। जी जी। और अगर उनको आप कुछ कह भर दो तो तुरंत कहेंगे कि अरे अंकल, आपको क्या लेना देना, आप तब तक काम करो या आप तो फिल्म देखो। ये तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, आपने ऐसा होता और है। और सबसे बड़ा जो मतलब अगर ये बात कहीं भी सिनेमा घर बनाने वालों तक या मल्टीप्लेक्स इन सब के मालिकों तक किसी तरह जाती है, तो मैं ये हमेशा कहना देखता हूँ कि वो एक बार आपको प्रवेश कराने के बाद उनका पूरा स्टाम्प गायब हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, और फिर वो एंड आपको आपके भरोसे पे छोड़ देते है हैं। ना, एंड तक अगर कोई इमरजेंसी भी है तो आपके को एक आदमी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। मेरे को याद है, मैं तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, खाकी फिल्म एक आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, हाँ हाँ और वो हम देखने गए थे। उसमें जब वो हवलदार को गोली लगती है, वो भाग रहा होता है रेलवे ट्रैक पे, और उसका वो संदेशा देने आते हैं घर पे, तो शायर कपूर एंड ये सब उसके घर पे आते हैं कि वो महाराष्ट्रियन दिखाया था पुलिस वाला। हाँ और वो तो लोग पीछे यंगस्टर जो बैठे थे वो हंस रहे थे, अबे हाँ बोलना कि मर गया वो, ऐसे करके। तो बड़ा मेरे को इरिटेशन हो रही थी। तो आपका कहना सही है कि वहां पर जो स्टाफ है उसको, उनको कहीं ना कहीं इस तरह का एक होना चाहिए कि पहली बात तो उनको ही नहीं करना चाहिए इस तरह की हाँ। बातचीत, और वो शिक्षित होना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे लगता है। और मैं जैसे हम लोग के बचपन में तो कैटेगरी थी कि सबसे आगे कोई बैठता था, उससे पीछे कोई बैठता था, फिर उससे पीछे कोई बैठता था, देन बालकनी। जी 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 जी। तो हम लोग छोटे थे तो उस समय कुछ पैसे वैसे जुटा के सबसे आगे फिल्में देखते थे, तो उस समय हम उस वातावरण को समझते थे कि वहां पर किस टेम्परामेंट के लोग आते हैं, जी जो जी वहीं पर मतलब बैठ के बीड़ी पी रहे होते हैं, गाली बक रहे होते हैं, या कोई नाच वाच हो रहा है तो उस पर कोई घटिया कमेंट भी करते हैं। जी पर जी जी। बालकनी में एक शिष्ट और सभ्य वर्ग बैठता बिल्कुल था बिल्कुल बिल्कुल, कि आप एक हाँ। बालकनी में बैठे हैं, मतलब एक सिनेमा का की हाँ, कि गंभीरता आप को उस समझेंगे। हाँ उसको उसको कम समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो फासले मिट गया, अब हर एक आदमी जो है एक बिल्कुल। ही जगह बैठा है और उसी में ये सब करेक्ट। मिश्रित है। वो बिल्कुल एक, बिल्कुल बिल्कुल। एक ही जहाज के सब सवार हैं। जी 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 जी। थोड़ा सा फिल्म कल्चर का इसमें लॉस हुआ है, ऐसा मेरे को लगता जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आएगा वापस, देखते हैं। है। मैं तो ये आपकी है सर। खूबसूरत फिल्म जिससे मैं आपसे जुड़ा और आपसे मेरी दोस्ती हुई, अंग्रेजी में कहते हैं, उसको लेकर बात करना चाहता हूँ। जी जी कि उससे पहले आपने बहुत सारे काम किए। आप जी दिल्ली में फाइन आर्ट से आपने डिप्लोमा किया, फिर लगातार आप शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक एल्बम वगैरह बनाते रहे दिल्ली में। जी और जी। 15 साल पहले लगभग आप बम्बई गए। हाँ लगभग, हाँ पूरे 2005 में जी। और अच्छा, पंजाबी फिल्में जो दो आपने बनाई वो वहीं बॉम्बे में जाने के बाद बनाई? वो बॉम्बे में बनाई जी। अच्छा अच्छा। उनका किस तरह का रिस्पांस था पंजाबी फिल्मों अच्छा का? तो रिस्पॉन्स था सर, बहुत प्रॉपर पटोला जो था, क्योंकि असी देसी तो अभी रिलीज पे है, हुई नहीं अभी, उसकी बात चल हाँ रही है, लेकिन प्रॉपर पटोला उसमें डबल रोल था, और हाँ नीरू बाजवा थी उसमें, और हाँ। काफी बाकी सारे दिग्गज कलाकार थे उसमें। हम्म, और तो उसके अंदर हरीश वर्मा बहुत वहाँ के बड़े आर्टिस्ट हैं, और बहुत अच्छे युवराज जो हैं वो थे। हम्म। और तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा उसका, और डबल रोल की फिल्म थी, नीरू बाजवा के करियर की पहली फिल्म थी, तो उससे अपना बिजनेस कमाया भी और अच्छा पैसा भी कमाया, और गाने वाने अच्छे थे। वो आधी फिल्म पंजाब में शूट हुई, आधी थाईलैंड में शूट हुई, तो काफी अच्छे लेवल पे थी, और पूरे आउट एंड आउट कमर्शियल थी। वो लिखी मैंने नहीं थी, वो लिखी हाँ थी अमित सक्सेना ने, और उनकी फिल्म थी लिखी हुई, और लालवानी साहब से उन्होंने प्रोड्यूस की थी, हाँ। और मैंने सिर्फ डायरेक्ट की थी उसको। पर बड़ा मजा आया था, एक अच्छा एक्सपीरियंस था एक। अच्छा अच्छा। इसकी ये फिल्म किस तरह से आई आपके करियर में? कौन सी वाली? अंग्रेजी में कहते हैं।
अंग्रेजी में कहते हैं, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इसका पहला टाइटल था नई दिल्ली की पुरानी गली, सबसे पहला टाइटल। अच्छा अच्छा। जब, हाँ जी, जब मैंने इसको सोचा था तो इसका नई दिल्ली की पुरानी गली टाइटल था। और ये शुरुआत इसकी ऐसी हुई थी कि हम अपने एक फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी कर रहे थे। तो एक हमारी फ्रेंड है और शिवानी, तो वो बता रही थी कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरी लव मैरिज हुई थी, और उस लव मैरिज में ऐसे ऐसे हमारी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मैं और मेरी पत्नी भी वहाँ थे। तो जब वहाँ बैठे हुए थे तो हमें लगा कि यार जो एक जिसकी शादी हो चुकी है और जिसकी अरेंज मैरिज हुई है, उसके पास ऐसे किस्से नहीं होते बताने के लिए कि यार, क्योंकि उसने कभी वो अनुभव नहीं किए चीजें कि वो डेट पे गया हो, बात की हो। तो मेरे को ये वहां से एग्जाम्स पैदा हुआ। फिर मैंने एक कहानी लिखी, फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को सुनाई जिसको मैं, जो इसमें को राइटर भी हैं, आर्यन। तो उसने कहा नहीं सर अच्छी है, बट मेरा इस तरह का टेस्ट नहीं, आप लिखिए। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर पहले मैं अकेला शुरू हुआ उसको लिखना। फिर जब मैं उसको लिख चुका था एक फर्स्ट ड्राफ्ट, तो मैंने उसको दिखाया। वो कहता सर बहुत अच्छी है। मैं कहा आजा। फिर कहता आ जाता हूँ सर। तो फिर हम दोनों ने मिलकर उसको और फाइन किया और अच्छा किया। तो वो फिल्म बन गई। फिर उसको प्रोड्यूस कर रहे थे पहले, एक और प्रोडक्शन हाउस है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा था। फिर उनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तब वो फिल्म हमने रेकी कर ली थी। उसमें कास्टिंग में पीयूष मिश्रा आ गए थे तब, संजय मिश्रा जी की जगह। हमने उनको साइन भी कर लिया था, उनको सुना भी दिया था कहानी। और फिर उसके बाद में पता चला कि वो कुछ नहीं हो पाया उसका। फिर फाइनली गई फिल्म साल 1.5 साल के लिए। फिर लगा कि अब क्या होगा, बनेगी नहीं बनेगी। फिर एक बंटी खान साहब हैं और एक मेरे मित्र हैं विकास अरोड़ा। तो उनका बड़ा धन्यवाद है, विकास अरोड़ा का भी और बंटी का भी। तो उन्होंने मुझे, विकास को पता था मैं पंजाबी फिल्म कर चुका हूँ, तो उसने मुझे बंटी साहब से मिलवाया। तो बंटी खान साहब जो हैं वो बरेली में रहते हैं। तो उनको फिल्म बड़ी पसंद आई, उनको छू गई फिल्म की कहानी। मुझे याद है मैं, उन्होंने मुझे सीरियल के लिए बुलाया था किसी, कि आप टेलीविजन सीरियल कीजिए हमारे लिए। मैं चांस किया था, दिल्ली में था कनॉट प्लेस में। तो मेरा एक फ्रेंड था विशाल, उसके साथ मैं गया गाड़ी पे। तो वहाँ पे उनका कि सर हम सीरियल बनाना चाहते हैं। मैं कहा नहीं, मैं तो फिल्म बनाना चाहता हूँ, आप फिल्म सुनिए। तो कहा, चलो सर फिल्म की कहानी सुना दीजिए। तो हम वहाँ पे हल्दीराम में बैठे हुए थे, वहाँ पे मैंने कहानी सुनाई और उनको इतनी पसंद आई। तो उन्होंने कहा वो टेलीविजन सोच के आए थे, और कहा उन्होंने कहा कि सर हम फिल्म भी बनाएंगे अब। अच्छा और उन्होंने मुझे विद इन आई थिंक हफ्ते के अंदर ही, जब मैं दिल्ली में था, तो उन्होंने कहा कि सर हम कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, और आप ये फिल्म कर रहे हो हमारे साथ। मैं कहा ठीक है सर। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में जब ये शूटिंग चल रही थी, तो उसके अंदर मेरा जो एक दोस्त है मानव मल्होत्रा, वो बाद में जुड़ा, और उसने फिर फिल्म को कंप्लीट किया, सबने मिलके एक साथ मिलके, और इस तरह से फिल्म बनी। बनारस की पृष्ठभूमि कैसे सोची सर? सर वो क्या था कि जब नई दिल्ली की पुरानी गली हम सोच रहे थे, तब बंटी साहब ने कहा कि यार आप एक काम कीजिए, इसको मेरे शहर में शूट कीजिए, अच्छा बरेली में। तो मैं बरेली के लिए, हम इतने उत्साहित नहीं थे। हमने कहा भाई लोकेशन कैसी है कैसी नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप आइए, हमारे शहर भी देखिए, हमारा घर भी देखिए, आइए। मैं कहा चलो साहब। तो मैं बरेली गया। तो बरेली में हमने लोकेशन देखी, पर बड़ी खूबसूरत लोकेशन थी वहाँ पर। और हमने कुछ फाइनल भी कर लिया था कि इसको हम शूट कर लें। एक हवेली थी बहुत अच्छी। लेकिन क्या हुआ कि फिर जब हम बात करने लगे, फिर हम जब मिश्रा जी से मिले, तो मिश्रा जी ने कहा यार कहाँ शूट कर रहे हो? मैं कहा सर बरेली कर रहे हैं इसको, और वहाँ पे बंटी साहब का भी अपना शहर है, अपने लोग हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन आराम से हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कहते हैं यार एक बार तुम ना यार वो भी देखो, बनारस भी। तो मैं कहा ठीक है। फिर दूसरे मेरे जो डीओपी थे मिस्टर फारूक मिस्त्री, उन्होंने भी कहा कि हरीश इफ़ यू वांट टू शूट, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको बनारस में रखो। मैं बिना बनारस को देखे बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं देखा हुआ लोकेशन, तो उसमें एक ब्रीथिंग स्पेस है वहाँ पर एक। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बरेली में हमने बंटी साहब को रिक्वेस्ट किया कि सर अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप चाहते हैं कि वो आपके शहर ना जाके हम बनारस जाएं, तो क्योंकि उनका मानना भी ज़रूरी था कि पैसा उनका लग रहा था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है आप कीजिए। वो बड़े इस मामले में काफ़ी खुले विचार के थे। उन्होंने कहा कि नहीं आप एक काम कीजिए सर, आप इसको बरेली शूट कीजिए। हम लोकेशन देखने गए बरेली, और बाकी बरेली में जब गए तो वाकई जो फारूक साहब ने कहा था इसको एक ब्रीथिंग स्पेस चाहिए, तो वो हमें वहाँ दिखा। क्योंकि घर के अंदर बड़ी, उसके अंदर हमारे को, मेरा भी मानना ये था कि घर के अंदर ना एक बड़ी वो है, एक दबी हुई हैं चीज़ें, खुली नहीं हुई एकदम से, सब दब के जी रहे हैं। पत्नी भी एकदम दबी हुई है। तो उसके आसपास जो जिंदगी, कहीं सांस लेने की जगह है उसके बाहर के खिड़की से बाहर, तो वो हमें उस तरह से वो लोकेशन हमें बहुत सुंदर लगी। और फिर हमने उसको काफ़ी आर्ट वाइज भी हमने चेंज कराया। जहाँ पे किचन था वहाँ पे किचन नहीं था, वो एकदम से प्लेन जगह है।
फिर मेरे को लगा कि किचन जो है घर के अंदर से दिखना चाहिए, तो मुझे वो अच्छा लगा कि यहाँ से देखते हैं तो किचन भी दिखेगा और वो काम भी करता हुआ दिखेगा। तो उसको फिर हमने किचन कन्वर्ट कराया, उसको फिर आर्ट डायरेक्टर को बोल के, और वहाँ पे हमारा गौतम और इन सबको बोल के हमने फिर वो उसको करवाया, चीज़ कराया। शंकर हमारे आर्ट डायरेक्टर थे, शंकर और गौतम, तो उन्होंने उसको किचन में तब्दील कर दिया। तो फिर चीज़ें अच्छी होने लगी, फिर उसको एज दी गई, उसको उस घर को वैसी दी गई जैसे फारूक साहब चाहते थे, और फिर इस तरह से वो बनारस गई फिल्म, मतलब पूरी तरह से। तो पीयूष जी की जगह संजय जी आए, फिर एकावली का चयन कैसे हुआ? एकावली तो ज्यादातर वहीं कलकत्ता में हाँ हुआ जी। करती थी। और सर मैं बताता हूँ कि एकावली को मैं पर्सनली नहीं जानता था उससे पहले, अच्छा। और हाँ, जो कि बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो उनको मैं जानता नहीं था पर्सनली। तो हम बड़े लोगों को ढूंढ रहे थे, बड़े लोगों से मिल रहे थे अलग अलग, और हम ये चाहते थे कि बहुत टिपिकल ना, कोई बहुत ही जैसे होता है ना कि एकदम से चेहरा जो बहुत देखा हो वैसा भी नहीं चाहिए, एक फ्रेशनेस भी हो और एक एलिगेंस भी हो, और पढ़े लिखे भी लगे, सुंदर भी हो, ये जो सारी खूबियां काबली में थी। तो हम काफी टाइम से चल रहे थे, मिश्रा जी भी कह रहे थे यार कोई लड़की नहीं मिल रही है ढंग के यार जिसको हम कर सके हैं। एक दो को हम सिलेक्ट कर चुके थे लेकिन कुछ बन ही नहीं पाती, रिहर्सल के वक्त में लगा कि नहीं वो नहीं जा सकती। और एक दिन ना एक एक मित्र थे, वो विकास के थे, विजय जी, उन्होंने कभी एकावली के साथ कुछ काम किया था एक फिल्म के अंदर। वो दिल्ली के एनएसडी के हैं। तो उन्होंने विकास को सजेस्ट किया कि यार एक लड़की हैं जो लेडी हैं वो हैं एकावली, उनको ट्राई करो यार, वो बहुत अच्छी लगेंगी। कि उन्होंने भी इस फिल्म को जानते थे और वो भी बरेली के थे, और वो बंटी को भी जानते थे, सबको जानते थे। तो उन्होंने कहा कि यार उनको आप मिलो। तो विकास ने कहा ठीक है सर। तो फोटोग्राफ में कह रहे फोटो तो ठीक लग रही है, बुला लेते हैं यार। और आपको मैं मजे क्या बताता हूँ, उधर से क्या हुआ कि इधर से हमने एकावली को बोला, तो एकावली यहाँ पे बाइस्कोप वाले की शूटिंग कर रही थी, अच्छा। और वहां पर विजेंद्र कालाजी मिले उन्हें। हाँ हाँ। तो विजेंद्र कालाजी भी थे उस फिल्म में। तो उनकी जब शूटिंग चल रही थी, बॉम्बे का कुछ शेड्यूल था उनका, तो वो कहते कि एक ना प्रोडक्शन हाउस है, पता नहीं कैसा है, मेरे को तो पता नहीं है, मैं जाऊं ना जाऊं। वो ऐसे सोच रही थी कि भाई नया है, कैसे लोग हैं कैसे नहीं है। हाँ हाँ। तो विजेंद्र का यार वो कहाँ है, वो ऑफिस का चारकोप में, तो एक ही प्रोडक्शन हाउस है। मैंने कहा वही है। तो कहते आप जाइए, बहुत अच्छे लोग हैं, और वो बहुत सीरियस है फिल्म बनाने के लिए, और आई थिंक वो मैंने कहानी पूरी सुनी हुई है, तो आप जाओ जरूर वहां पर। तो एकावली जैसी आई, वो हमारा ऑफिस था वहां पे, वो पूरा बंगलो टाइप था। तो मैं ऊपर बैठा था अपने रूम में जो था, नीचे सब थे असिस्टेंट वगैरह। तो असिस्टेंट ही मेरे पास एकदम से वहां पर आए भागते हुए, और उन्हें बोला कि सर सर हमें लगता है कि हमें किरण मिल गई है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा बढ़िया भैया, मिल गया तो अच्छी बात है। मैंने कहा भेजो भेजो। तो मैं और विकास साथ में बैठे थे। जैसे ही वो कैमरे में आई, तो मैंने एकदम से कहा कि भाई साहब ये तो लग रही हैं किरण, और उनकी प्रेजेंस ऐसी थी बैठी। तो मैं कहा मैं 2 मिनट के लिए 1 मिनट आया। तो मैंने उसी वक्त ही मिश्रा जी को मैंने फ़ोन किया। मैं कहा आई थिंक सर हमें किरण मिल गई है, और मैं चाहता हूँ सर अभी हम देर ना करें, मैं आपको अभी मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा। तो मिश्रा जी ने कहा कि आप अभी लेके आ जाओ। हाँ। तो मैंने गाड़ी उठाई, वहाँ से हम बैठे, मैं विकास और हम सीधा मिश्रा जी के यहाँ चले गए। वहाँ गए और वहीं हमने रिहर्सल भी कर डाली, हाथों हाथ एक सीन भी पढ़ डाला मिश्रा जी के साथ ही। और बस वहीं हमारा तय हुआ कि ये हमारी किरण है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही इसके साथ। हाँ, वो इस कार्यक्रम में कुछ समय पहले आई हैं, उस समय जी, जी। आप भी ज्वाइन हुए थे। जी 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 जी। वास्तव में वो फिल्म देखकर बहुत आनंद आया, और बाद में जी। हमने उसको उज्जैन में भी उसका एक शो आपकी वजह जी, से जी, कर सके जी, थे, उज्जैन के शहर को जी, जी। दिखाया। उन लोगों ने अंत में बहुत ताली बजाई इस फिल्म को देखो, क्योंकि वाह वाह। उस फिल्म की अपनी खासियत ये थी कि वो हर घर हर परिवार की फिल्म लगती है, खासतौर से जी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, वहाँ इसी तरह के रिश्ते संबंध बहुतेरे एग्जाम्पल इसे मिलते हैं। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। हर एक को इसीलिए लगा कि सबके मन को छू रही है वो फिल्म। जी और जी विशेष रूप से जो उसमें आपने बाकी एलिमेंट जोड़े थे, जी जी। वो बच्चों वाले कैरेक्टर थे जो बहुत अच्छे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा जो एक पूरा रिक्रिएशन लाइफ को लेकर जी एक जी जी। दोबारा से कोई कोशिश की जाने वाली, जो पिता अपने बच्चों से असहमत है, बेटी की कदम उठाने से असहमत है, वो अंत में बेटी और अपने दामाद की उन्हीं मदद से की शिक्षा देता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने ना ये महसूस की थी, मैंने एक बार जैसे कई बार होता है आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि आप मम्मी को प्यार करते हो, तो वो करते हैं लेकिन बताएंगे नहीं, ब्लश कर जाएंगे एकदम से, अरे ऐसे करके। तो
तो मैंने एक बार देखा, ऐसे पापा से पूछा था बहुत साल पहले, क्योंकि कहानी बनाई फिल्म हमने आप है, लेकिन उसका प्रोसेस पता नहीं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बहुत पहले से चल रहा होता है। तो तो वो मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, तो मैंने पोस्ट ऑफिस रखा इसके अंदर। तो मैं पापा के साथ कई बार पोस्ट ऑफिस गया था, तो देखा हुआ था कैसा माहौल होता है कैसा नहीं होता, तो मैंने इसलिए उसको पोस्ट ऑफिस रखा। और कुछ चीज़ें मैंने खुद अपनी जाती जिंदगी से उठाई, कुछ जैसे होती हैं। तो मैंने देखा है कि इस तरह के आप प्रश्न किसी से पूछेंगे, वो खासतौर पर पहले लोग तो शर्मा जाते थे, कि वो ब्लश कर जाते थे कि नहीं नहीं ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है, वो टालम टाली करते थे उस वक्त। तो मेरे को लगा कि ये कभी कहा नहीं है, 25 साल बाद पति पत्नी की बात कर रहे हैं। तो सिनेमा में बहुत कम हुआ कि हमारे इस एज ग्रुप में कभी किसी को हीरो कहा गया हो, कि इसलिए हमने लिखा भी था कि हर कहानी का हीरो खुद होता है, शाहरुख खान फिर नहीं होता, मतलब अपनी कहानी के हीरो आप खुद होते हैं कहानी के। सही। तो हमारी पंच लाइन थी इसमें ये था तो कि वो देखिए, जैसे मतलब वो आपने जो अपने से रिलेट की, हमारे जब घर पे बच्चों ने देखी तो हमारे बच्चों ने हमारे मेरी मम्मी पापा को भी कहा कि ये अम्मा बाबू की कहानी। तो मुझे लगा कि थोड़ी थोड़ी मेरी भी कहानी। नहीं, मेरे को भी लोगों ने बोला कि यार ये तो आपने हमारी कहानी कह दी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मैं जब ना एक फिल्म को मतलब चल रही थी, तो मैंने मिथुन जी को भी सुनाई थी फिल्म, मिथुन अच्छा। चक्रवर्ती को, हाँ हाँ। और उनको बहुत पसंद आई थी, बेहद पसंद आई थी। और तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार ये तो कहाँ से लाया, तुम्हारी इतनी एज है, तुम कहाँ, तू शादी को कहता 50 साल हो गए तुम्हारे। मैं कहा नहीं सर। कहता यार तुमने ऐसी कहानी लाई है जो इतने टाइम बाद आदमी को समझ आती है चीज। तो कह रहा यार बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत बढ़िया सोची है। और कि कह रहा कि यार सबकी कहानी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कहानी है। तो मैंने कहा पता नहीं सर। तो उन्होंने बोला था मुझे कि बिड़ू, और मैं जैकी को भी सुनाई थी, जैकी साहब ने बोला बिड़ू ये तो क्या बच्चा, तूने कहानी बताई यार। तो इस तरह का मैंने काफी लोगों को सुनाई थी फिल्म। लेकिन मिश्रा जी ने जब आए, तो मिश्रा जी ने तो मतलब ऐसा काम किया कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, संजय मिश्रा जी तो खैर वो तो किरदार होने के लिए जन्मे, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी वो बनारस में कहीं रिक्शा विक्शा चला रहे हैं, उनकी कुछ फोटो जी जी, वो बनारस शूट कर रहे हैं आजकल। जी जी वहां पर हैं, कहीं पर जी जी घूम फिर रहे हैं वहां पर बड़े दिनों बाद। जी जी तो इस पूरे ये कोरोना टाइम में वो काम करने लगी, ये एक बड़ी बात है। जी जी जी, मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। शायद वो अभी शूटिंग में वही एक बड़ा एग्जाम्पल होगा किसी फिल्म की जो शूटिंग वहां चल रही है। हाँ बिल्कुल चल रही है वहाँ पे। वो काम उनके साथ एक ये है, उनके आपके अनुभव साथ उनके क्या तजुर्बे रहे? सर मैं तो उनसे सीख ही सकता था, और उनसे सीखा ही मैंने, बहुत कुछ सीखा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे इन्वॉल्व हुआ जाता है ना, उसके लिए आपको बहुत ऐसा नहीं एटमॉस्फेयर चाहिए। वो बड़े, एक तो उनकी तो बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो कब किरदार में चले जाएं, कब संजय मिश्रा हो जाएंगे, कब यशवंत हो जाएंगे, वो आप जज ही नहीं कर सकते। और जैसे जब हम रिहर्सल करते थे, तो वो क्या करते थे, एक काबली को कहते थे तुम संजय मिश्रा बन जाओ, तुम यशवंत बन जाओ, मैं किरण बन जाता हूँ। तो वो ऐसे डायलॉग्स पढ़ते थे कि उनके डायलॉग वो पढ़ती थी, तो उससे वो उसकी साइकोलॉजी समझते थे कि किरण की साइकोलॉजी क्या चल रही है, कि उसके डायलॉग्स में कैसी बात आ रही है। और तो ये मैंने उनसे एक नयापन सीखा कि यार आप ऐसे भी दूसरे के किरदार में जाके भी आप इस तरह से कर सकते हो। फिर जैसे मेरी कई बार आदत है, कई बार मैं जैसे सीन जो है थोड़ा इमोशन के साथ पढ़ता हूँ, कई बार डायलॉग पढ़ता हूँ तो थोड़े इमोशन के साथ पढ़ दिए, ताकि मैं चाहता हूँ वो इमोशन बरकरार रहें। लेकिन मिश्रा जी इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो कहते हैं यार नहीं यार, तू मुझे फ्लैट पढ़, तो मुझे इमोशन के साथ नहीं चाहिए। वो मेरा काम है, मैं करूंगा। मैं कहा ठीक है सर, बात तो सही है। तो कहता ही नहीं तो फ्लैट पढ़। तो एक हमारे असिस्टेंट थे जो रावत करके, तो वो पढ़ते थे उनकी डायलॉग्स हमेशा, और वो बड़ा फ्लैट पढ़ते थे रावत। तो जानबूझ के उससे पढ़वाते थे ताकि एकदम फ्लैट पढ़े, ताकि मुझे उसका जो एसेंस है सीन का वो समझ आए, ना कि मैं इमोशन में बह के उसको भूल जाऊं। तो वो बहुत ही पर्टिकुलर थे। और खाली यही नहीं है, उनका म्यूजिक में बड़ा योगदान है। मतलब म्यूजिक इन द सेंस, उस एक तो आप, मेरा और उनका टेस्ट बड़ा मिलता था कि मैं भी एलपी सुनता था, रिकॉर्ड वो भी सुनते थे। संगीत तो और कमाल जब मैं का। उनसे पहली बार मुलाकात, हाँ, और मैं जब पहली बार उनसे मिलने गया था, तो मैं उनके घर पे गया तो देखा उनके घर में रिकॉर्ड्स पड़े हैं इतने सारे। मैं कहा अरे सर आपके घर में रिकॉर्ड है? कह रहा है तू भी सुनता है? मैं कहा हाँ सर। कह रहे, मैं कहा मेरे पे तो गाड़ी में पड़ा हुआ है एक अभी। कह रहे कौन सा है, लेकर आ। तो मैं गाड़ी में गया, वहां से 2 रिकॉर्ड लेकर आया, चांस की बात है, वो पड़े हुए थे मेरे पास। तो हमारे शौक मिल गया आपस में। और पूरी फिल्म में
जो हमने फिल्म की वो 2 गानों पे शूट हुई पूरी फिल्म, पूरे गाने, क्योंकि मिश्रा जी अपना रेडियो ट्रांजिस्टर साथ में लेके चलते हैं, तो वो गाना चला देते हैं अपना। तो एक तो ये था गाना बुढ़ा होगा तेरे बाप का, हाले दिल हाले दिल हाले दिल तुमसे कैसे कहूँ। तो वो गाना जो है वो मिश्रा जी हमेशा चलाते थे जब भी उनको मूड में आता, और हमारे पूरे सेट पे वो चलता रहता था। और एक दूसरा गाना जो मैंने फिल्म को डेडिकेट किया हुआ था कि ये फिल्म का एक हिस्सा है, वो था अनुभव फिल्म का गाना, मेरी जान मुझे जाना कहो, मुझे जाना कहो मेरी जान मेरी जान। तो ये गाना मैंने एक्चुअली में फिल्म में रखा भी था, लेकिन वो महंगा इतना था हम खरीद नहीं पाए उसको, लेकिन मैंने इसको शूट भी किया था उस गाने पे। तो वो गाना मैंने वो एक कावली और एक जो घर का माहौल था उसको रख के मैंने गाना सोचा था, मेरी जान मुझे जाना कहो मेरी जान, और लेकिन वो आ नहीं पाया। तो ये 2 गाने ही चलते थे सेट पे बस, और कोई गाने नहीं। तो वो बड़े म्यूजिकल संजय जी हैं, जब भी वो काम करते हैं तो बड़ा म्यूजिकल काम करते हैं, साथ में वो म्यूजिक साथ में बजाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो वैसा है। तो बड़ा ही मतलब एक मजा साल आया लगा उनका करीब काम इसको करके। पूरी होने में ना? क्या चीज? फिल्म पूरी होने में एक साल में बन गई थी ना सर फिल्म? हाँ नहीं सर, देखो फिल्म तो हमने शूटिंग 26 दिन में खत्म कर दी थी पूरी, 26 डेज में वी हैव अरे, फिनिश द होल शूट। तो हम बड़े एक ही फास्ट काम किया हमने। हाँ हाँ और नहीं, उसका एक शेड्यूल 18 दिन का था और बाकी 6-7 दिन का नेक्स्ट शेड्यूल में लगा था। जब मानव आए फिर उन्होंने ज्वाइन किया, फिर उन्हें चीज़ अपने हाथ में रखी, थोड़ी संभाली, और फिर जब किया तो उसमें फिर नेक्स्ट शेड्यूल हमारा 6 महीने बाद गया था। जिस दिन नोटबंदी हुई थी उस दिन हमारा शूट शुरू हुआ था, सेकंड शेड्यूल 9 नवंबर को। अच्छा। तो सेम डे जिस दिन नोटबंदी हुई थी, तो हाँ, सेकंड नवंबर शेड्यूल का ही हमने तब महीना किया था था जी। तो हमने नवंबर में शूट किया और पहला शेड्यूल हमने जुलाई में किया था, 16 में। एक ये फिर उसके बाद में बनने में टाइम लगा, जो भी पोस्ट में। पंकज त्रिपाठी जी वाला जो पूरा एलिमेंट है, वो जो जी पत्नी के प्रति प्रेम को लेकर और वो सब, वो एक बहुत अलग सा टच था। वो कई बार लगता है कि उस कहानी का हिस्सा नहीं भी है, और कई बार लगता है कि बहुत बिल्कुल अटूट बिल्कुल होकर है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो क्या था कि हमें लग रहा था कि मिश्रा जी कहाँ से, एक उनको लगता है कि यार, क्योंकि हम मिश्रा जी को दिखाना चाहते थे उनके कैरेक्टर को बेसिकली, हाँ कि अगर आपका कोई पर्सनल लॉस हो जाता है तो आपको कैसा फील होगा। आज आपकी पत्नी आपके साथ है, अगर कल नहीं रहेंगी तो क्या होगा। तो एक किरदार हमने उनको रियलाइजेशन के लिए था, जो वो कहता है कि कितना प्यार करता हूँ, कह रहा है इतना प्यार करता हूँ। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए सब। एक कैरेक्टर था जो बहुत वोकल था, पंकज जी का कैरेक्टर था, जो कहता है यार वो जब चाय पीने जाते हैं तो कहता है कि वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, अच्छी चाय मिस करते हैं आजकल। तो वो इतना वो कहता है कि वो छोटी बातों को, जिंदगी को जी रहा है। वो पेड़ सेब भी काट रहे हैं, अरे वो शादी थी, वो हर चीज शेयर कर रहा है। फिर वो ये भी कह रहा है कि अरे चिट्ठी, मैं तुम्हें वो एक इमेजिनरी चिट्ठी पढ़ने लग जाता है। तो मिश्रा जी कहते हैं यार, एक आदमी ऐसा है जो प्रेम भी कर रहा है, उसको व्यक्त भी कर रहा है, और इतने अच्छे से बता भी रहा है। तो हाँ वो जो करेक्टर था उनका रियलाइजेशन के लिए था बेसिकली, कि जहां से उनका रियलाइजेशन होता है कि ओ तो भैया ये होता है चक्कर। तो जो था, तो उनका वो रियलाइजेशन जो था बेसिकली, वो उसके लिए एक पंकज त्रिपाठी जी का कैरेक्टर था। और पंकज त्रिपाठी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे मेरी एक शॉर्ट फिल्म है इसके अंदर, एक बोलते हैं पंकज जी हमेशा, कि जैसे लगता है कि मैंने यार कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म है मेरी इसके अंदर, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म तुमने इसमें डाली हुई है मेरी। तो पंकज जी हमेशा ऐसे बोलते थे। वो अपने आप में एक पूरी कहानी इंडिपेंडेंट। पूरी कहानी बिल्कुल सर, और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है वो। हाँ मतलब जिस तरह से पंकज त्रिपाठी हों, और साथ में उनकी जो इप्सिता जो आर्टिस्ट हैं, उनकी तो वैसे मैं बहुत इज्जत करता हूँ इप्सिता की भी, हाँ जो उनकी हाँ। पति, वो भी इतना बढ़िया काम किया उन्होंने भी। वो तो छोटा बहुत सा रियल, उनकी हंसी, वो लड़की बहुत रियल बहुत लगी रियल, है एकदम। बहुत रियल, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो काफी मजा आया सर करने में। वो बाद में भी संजय जी की फिल्म में मैंने देखा उनको। हाँ जी अभी जी, एक फिल्म अभी आई। भी भोसले करके एक फिल्म आई है, उसमें भी हैं वो, जो एक हाँ। भोसले आई है उसमें भी है। बहुत अच्छा, बहुत शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। ये मुझे लगता है कि ये आपके करियर में तो ये खूबसूरत किताब की तरह है ये फिल्म, हमेशा जी सर, जी सर, आपको रियलाइज करती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जीवन की ये पहली फिल्म थी, मतलब हिंदी फिल्म, पहली फिल्म ये थी मेरी। क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी हो ना, तो आपका सुर अच्छा लगता है फिर, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि यार आपका पहला काम ऐसा है तो आप बाकी भी अच्छा काम करें।
तो अब कोशिश यही है कि जितने भी आगे आने वाले काम हैं वो अच्छे हों और अच्छी कहानी हो। और जो मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ दोनों बहुत अच्छी बनी है, अभी लिख कर आई हैं। हाँ, ये और जो उम्मीद अभी करता जो आपकी फिल्म पूरी हुई है, इसके बारे में जी जरूर बताएंगे। जी जी जी। हम ये हम भी है, अकेले तुम भी हम, अकेले। जी, हम भी अकेले तुम भी अकेले। ये एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी है, लेकिन इसमें क्या है कि जो कपल हैं वो बेसिकली एलजीबीटी कम्युनिटी के दिखाए हैं। लेस्बियन गे हाँ जो हैं वो उस तरह की फिल्म है, उस विषय पर है बेसिकली फिल्म। कि जो अच्छा अच्छा। हमारी सोसाइटी में क्योंकि मेरा मानना था कि मेरे कई ऐसे दोस्त रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ नज़दीक, जो अ, इसके साथ जी रहे हैं जो। हाँ, और जिस तरह की तो मैंने जिंदगी में अक्सर, है। हाँ, और जो मैंने देखा कि अगर हम इन एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करते हैं तो मैंने जितनी फिल्में देखी बड़ी डार्क देखी उनकी, कि हम्म, सिनेमा डार्क हो जाएगा, लाइटिंग डार्क होगी, बहुत डल से, बहुत ही अंदर ऐसे। तो मैं चाहता था कि अगर हम एक बात, तो एक तरफ तो हम डिबेट करते हैं एक्सेप्टेंस की कि भाई इनको एक्सेप्ट करो आप, सोसाइटी को इनको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। और जब फिल्में बनाते हैं तो इतनी अलग बना देते हैं, इनके लिए डार्क फिल्में ही, फिल्मों से अलग कर देते हैं इनको। तो मैंने हाँ कहा क्यों ना इनके लिए मेन स्ट्रीम लव स्टोरी बनाया जाए, एकदम जी मेन जी। स्ट्रीम लव स्टोरी। जैसे एक लड़का लड़की की नॉर्मल लव स्टोरी, ऐसे क्यों नहीं इनको हम ट्रीट करते हैं। हम सिनेमा में भी क्यों इनको इतना डार्क, एकदम रो रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैं कहा इनको मैं बहुत ही लाइवली दिखाना चाहता हूँ कि यार ये हमारे जैसे ही हैं, हम जैसे हैं ऐसे ये हैं, बस उसमें फ़र्क क्या है। तो ये फिल्म उसको सेलिब्रेट करती है एक तरह से, उस रिलेशनशिप को, कि अगर आप हैं तो उसको एक्सेप्टेंस है, आपको स्वीकार कीजिए उसको, और उसको कहिए कि यस मैं हूं ऐसा। और उसमें एक डायलॉग है बड़ा अच्छा कि मैं ऐसा पैदा हुआ हूं और ऐसे जीऊंगा और ऐसे ही मरूंगा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो इसमें सोसाइटी इसको क्यों ऐसा वो एक चीज की लिए बोल रही है जो उसने जो खुद नहीं किया। तो हाँ वो उस बारे में फिल्म है जो कि बहुत अच्छी बनी। हमारे गाने बहुत अच्छे हैं, ओनिया दिल ने म्यूजिक दिया, बहुत सुंदर गाने हैं, बहुत ही अच्छे गाने हैं उसके। आप गाने सुनेंगे बहुत अच्छे लगेंगे। जरीन खान है संगीत उसके में। अंदर, हाँ और जरीन खान है, और अंशुमन झा जो हैं मेरे, वो काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हमने। हाँ हाँ। और अंशुमन झा की है कोई कंपनी, उन्होंने प्रोड्यूस की है इस फिल्म को, और फर्स्ट रे फिल्म्स। और जो हमारी टीम के बाकी लोग थे, असिस्टेंट थे बड़े सारे, जरीन थी उसमें से एक असिस्टेंट भी हमारी, और हाँ निकिता, ये सब, आशीष सब। एक जरीन तो अभी इसमें कार्यक्रम में है उपलब्ध, हाँ जी जी, उपस्थित वो है। मेरे असिस्टेंट ही होंगी, मेरे असिस्टेंट ही होंगी वो, हाँ हाँ, वो है। मेरे और असिस्टेंट है। हाँ, वो अंग्रेजी में कहते में भी आई थी लेकिन बाद में ज्वाइन किया था उन्होंने। और फिर इसमें भी थी वो अपना हम भी अकेले तुम भी अकेले में थी। तो ये जो फिल्म है इसमें जरीन खान, जो हम जिनको अभी तक बहुत ही ऐसे एक कहता है, एक कहा जाता है ना जैसे जरीन को कि भाई वो इस तरह के कैरेक्टरों ने कम किए हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। तो इस फिल्म में आपको जरीन खान टोटली अलग लगेंगी, एकदम डिफरेंट। और उन्हें इतना अच्छा निभाया अपना किरदार, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया, बाकी लोगों को कैसा लगता है, बट बहुत ही ईमानदारी से। मेरे को ये अच्छा लगता है कि लोग ईमानदारी से अपना काम निभाएं, वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो जरीन खान ने अपना काम ईमानदारी से निभाया। जो अंशुमन है वो अच्छे एक्टर हैं, तो उन्होंने भी बहुत ही बड़े काम किया। आप जब देखेंगे फिल्म को तो आपको लगेगा कि ये दोनों कैरेक्टर जिस तरह से दिए गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उसके साथ में जस्टिफाइड किया उसको, दोनों कैरेक्टर को। एक तो ये पूरा इस सोसाइटी और इस समय की पूरी स्थितियां जो हैं, और ये नई सदी, मतलब दो तीन बातें आती हैं कि नई सदी में लगभग ये 20 साल हम लोग बिता चुके, लगभग 2020 चल रहा है। एक हम्म जैसे सिनेमा बदला वैसे समाज बदला, बहुत सारी जीवन शैली और सब चेष्टाओं को भी, और सब लहजे को, सबको बहुत उदारता से स्वीकार किया, और एक स्पेस क्रिएट होनी हमारे समाज में शुरू हुई। क्योंकि जी जी निश्चित रूप से ये सब जो आती हुई नई पीढ़ी है, उसी में से निकले हुए लोग। जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल सही अंततः कहा ये आपने। होता है कि किसी भी समाज का जो भी एट ए टाइम जो वैल्यूएशन है, वो नई पीढ़ी से ही होता है। क्योंकि ये तो हमेशा है कि एक पुरानी पीढ़ी है वो अपनी तरह से असहमतियां दर्ज कराती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो हमारे समय होता था वो आज नहीं हो रहा। उससे जो पहले जो लोग थे उनको ये लगता था कि वो जो उस समय हो रहा है वो पहले नहीं होता था। तो ये हम्म पीढ़ियों की जो खाइयां हैं और मतभेद हैं वो तो चलेंगे ही, लेकिन लगातार जो इस पूरे हमारे देश में इतनी फिर भी उदारता है, और ये हम इसको मानना चाहिए कि हर एक के लिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्पेस निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और निकलनी भी चाहिए। मतलब आप, क्योंकि फिल्म जो है वो कहानी बताने का एक माध्यम है।
तो उसके अंदर वो स्पेस हर किसी को मिलना चाहिए, मतलब वो चाहे वो रीजनल सिनेमा हो। और इसलिए कई बार मैं रीजनल सिनेमा भी बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि कई बार कुछ कहानियाँ, कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ शायद नेशनल लेवल पे ना देख पाए, लेकिन आप रीजनल सिनेमा में देखेंगे तो वहाँ का आपको कितनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी बड़ी खूबसूरती से। तो ये तो है। तो ये डेफिनेटली एक स्पेस तो मिलता ही है और मिलना भी चाहिए। रीजनल सिनेमा की तो बात ही क्या है। अभी कल ही मैं किसी बात के उत्तर में लिख रहा था रीजनल सिनेमा को लेकर। अब मेरा अपना भी, अब चूंकि अब इसी पूरे टेम्परामेंट में हूँ, इतने वर्ष हो गए, 20-25 वर्ष, तो रीजनल सिनेमा से भी कुछ जो बहुत शुद्ध अमृत और देसी घी रहा है, वो कुछ कुछ मेरे को चखने को और सूंघने का मौका मिला। तो जी जी। उसके बहुत तजुर्बे हैं मेरे पास, और मैं अभी भी प्रयास नहीं, नहीं, करता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा। भी अच्छा। जैसे पिछले दिनों मैंने मोहनलाल जी की दृश्यम देखी, जो कई भाषाओं ओके। में बन चुकी है। जी जी। तमिल में कमल हसन को लेकर बनी, हिंदी में अजय देवगन को लेकर बनी, लेकिन उस फिल्म का जो एक्चुअल रस है वो मलयालम वो में जो वही होगा, मोहनलाल जी ने बिल्कुल किया। बिल्कुल 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 और क्या काम करते हैं आप, बिल्कुल। किस ऐसे तरह से बहुत उम्दा कमिटमेंट के कलाकार साथ। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी सादी सी कहानी है, लेकिन एक गार्जियन, एक फादर की अपनी एक सीरियसनेस है, और वो किस तरह से बहुत जी जी संजीदगी के साथ पूरे एक रहस्य को पचाए हुए है। जी जी। उसको पता है कि पत्नी है, स्त्री है, कभी भी कोई बात मुंह से निकल सकती है, बच्चे हैं, किसी भी टॉर्चर होके कुछ बात कह सकते हैं। वो जो करता है वो उसी को पता है। बिल्कुल बिल्कुल और ये अभी पिछले कुछ वर्षों में ये हुआ भी है कि रीजनल सिनेमा में बहुत सारे फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स मिले, बिल्कुल बिल्कुल मिले। और वो उसी कमिटमेंट का हिस्सा है जो बिल्कुल। वे लोग प्रतिबद्धता के साथ करते हैं। यहाँ जी जी। ये आपकी पीढ़ी और आपके साथ साथी जिस तरह से आप सोचते हैं, आप ये अंग्रेजी में कहते हैं बनाई, अभी एक और फिल्म आपने पूरी की, शायद 1-2 स्क्रिप्टों में आप और काम कर रहे हैं, अभी बता रहे थे। जी, मैं दो स्क्रिप्ट हैं, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और अच्छा उसके अच्छा। बाद पिच भी चल रही है, तो वो भी ऑलमोस्ट तैयार है, मतलब पूरी लॉक हो चुकी है, मतलब स्क्रिप्ट वाइज। हाँ, तो उस पे काम चल रहा है। हाँ, तो ये पर्सनली हम लोग जो देखने वाले लोग हैं बाहर से, एक आप बनाते हैं, हम देखते हैं। हम लोग को बहुत निजी रूप से ये लगता है कि एक पूरी जनरेशन, आप जैसे लोगों की, बहुत एनर्जेटिक लोगों की एक पूरी पीढ़ी आई है ऐसी, जो कलाकारों का भी मान सम्मान करना जानती, गुणी कलाकारों की परख जानती है, और बहुत ज्यादा असमंजस या कंफ्यूजन में नहीं है बिल्कुल सही। काम को लेकर, बिल्कुल। काम की समयबद्धता को लेकर, उसमें कहीं कोई जी, जी। दो राय नहीं होती। तो चीजें बहुत नहीं, बेहतर होकर सामने आ रही। नहीं नहीं, मैं तो खुद मानता हूँ कि इवन तो जो हमारे बाद की और पीढ़ी आ रही है, और लेटेस्ट, वो एक तो बड़े क्विक हैं। अब ना लोग ना फास्ट हैं थोड़े से, मतलब डिसीजन मेकर हैं, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो सोचते रहेंगे फिर करेंगे, वेरी फास्ट और एनर्जी के साथ में। और जो आपने बात बोली कि एक रिस्पेक्ट देना, वो भी है साथ में कहीं ना कहीं, क्योंकि वो होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो एक रिस्पेक्ट का जो मादा है कि आप अपने एल्डर्स को, जो आपके बड़े हैं, कलाकार हैं या जो टेक्नीशियन है, हो सकता है वो इतने बड़े ना बने हो, लेकिन आप उसे कदरदान है तो फिर आप रिस्पेक्ट दो, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ये है कि एक ना पेस आया है और बहुत समझदार हुए हैं, मतलब इवन दो जो हमारे बाद की भी जो पीढ़ी है, मैं उनको देखता हूँ जिस तरह से अभी मैं अपने असिस्टेंट के साथ भी काम करता हूँ, देर वेरी फास्ट, वेरी क्विक लर्नर। पहले क्या था, एक डेडिकेशन ये था कि 10 साल तक का असिस्टेंट है तो असिस्टेंट ही रहेगा, वो चलता हाँ रहेगा। अब बदल गया वो, अब वो पैरामीटर ही बदल गया। वो अब ये हो गया कि भाई किया साल 2 साल, अब नेक्स्ट क्या है अपना लिखो। इवन तो मैं भी अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ, भैया चिपके मत रहो, आप आयो, साल 6 महीने सीखो और आप खुद भी निकल जाओ। जैसे मैं था, मैंने भी अगर ज्वाइन किया किसी को साथ में, मैंने आपको पर्सनली बताया था कि मैं दिलीप सूद को ज्वाइन किया था सबसे पहले सूद फिल्म में, तो मैं 3-4 महीने किया वहाँ पे साथ में काम। हालांकि मैं आज भी उनके साथ काम करता हूँ और हमारी एक बड़ी लंबी एसोसिएशन है उनके साथ में। लेकिन जब मैंने पर्सनली, मैं उनको जब जानता नहीं था, तब मैंने एज ए एम्प्लॉयर ही वहाँ पे ज्वाइन किया था। तो मैंने 3-4 महीने काम करने के बाद मैंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर ली थी 3 महीने बाद ही। तो ये क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ और मैंने कर ली। तो यही मैं सबको भी राय देता हूँ जो असिस्टेंट है कि भाई तुम अपना काम करो, अब हो गया, मेरे साथ कर लिया 1 फिल्म 2 फिल्म, अब उसके बाद में आप आगे बढ़ो और अपने लिए स्क्रिप्ट लिखो, अपनी कहानी लिखो और लोगों से मिलो, मैं असिस्ट भी करो,
लेकिन ये मत सोचो कि मैं 10 साल असिस्ट करूंगा उसके बाद जाके डायरेक्टर बनूंगा, कोई इसमें कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है। क्योंकि अगर टाइमलाइन होती तो मैं 3 महीने बाद कभी वो पहली फिल्म ना बना पाता अपनी, क्योंकि वो टाइमलाइन नहीं थी तब मैं बना पाया। अगर मैं दिमाग में सोचता कि 10 साल तो मेरे को सिर्फ असिस्ट ही करना है तो मैं कभी नहीं बना पाता। तो वो सही। आपको टाइमलाइन कभी नहीं रखनी, आपको ये देखना कि हाँ भाई अब मेरा हो गया, मेरा मैं कर सकता हूँ, तो आप जाइए और कर लीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप। तो तो वही जनरेशन को अब करना चाहिए ऐसे। और अब तो खैर अब कितने समझदार लोग हो गए, अब उनको ये समझ पहले बतानी पड़ती थी, अब वो खुद ही करते हैं ये सब चीजें, अब वो खुद ही अपना रहे हैं इस चीज को। आजकल आप असिस्टेंट को, जो भी असिस्टेंट है वो आजकल आप देखो, मैं जिसको जानता हूँ, हर असिस्टेंट अगर मेरे पास भी कोई आता है वो अपनी स्क्रिप्ट लिख के बैठा होता है। और मेरे को कई बार कह चुके हैं कि सर हमने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आप सुन लेना सर, देख लेना। तो यानी कि अब कितना उनको एक, दे आर सो स्मार्ट कि अब उनको पता है कि यार भाई स्क्रिप्ट लिखना है हमें और आगे जाके आर्टिस्ट को सुनानी है, कैसे सुनानी है। तो वो एक अच्छा स्मार्टनेस है आजकल के लोगों में, तो बहुत ही अच्छी बात है जो कि। ये एक बहुत अच्छे संकेत दिया वो। जी जी जी, वही जैसे बिल्कुल, बहुत अच्छा संकेत। आप कहते हैं ना, जैसे संगीत का आपको रुझान है, संगीत नृत्य में हमारी कलाओं में भी जो गुरु शिष्य परंपरा है, वहाँ पहले होता जी था जी, कि 10 साल मौका ही नहीं मिलता था, सही रागदारी नहीं पता पड़ पाती थी शिष्य को क्या होगा, बिल्कुल। और नहीं, शिष्य को बिल्कुल मिलेगा कि उस्ताद के बेटों को मिलेगा, ये भी नहीं पता होता था। नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर टैलेंट की कदर होने लगी, वो परख की। नहीं, टैलेंट की कदर होने तो लगी है और लोग भी समझदार हो गए हैं। ठीक है, अगर आप संगीत सीख रहे हो जिसके अंदर आप, जैसे तबले का कोर्स ही 10 साल का होता है, वो अगर आप विशारद में जाओ तो वे उसमें 10 साल का हाँ सिखाते हैं, वो तो होता है। लेकिन इसमें फिल्म लाइन में मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो हाँ किया है वो बहुत जरूरी है। आपने इमोशन को कितना अच्छा पकड़ा है, आप आपकी समझ होनी बहुत सही है फिल्म मेकिंग में, सिर्फ समझ। और एक्टिंग में आपकी इंटेलिजेंस, कि एक्टर वो अच्छा होता है जो इंटेलिजेंट हो। तो कि आप इंटेलिजेंट अगर एक्टर होगा तो उसको समझ होगी कि यार मैं ये रोल मेरे से क्या चाह रहा है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसके अंदर क्या बारीकियां हैं। तो आप वो इंटेलिजेंट जितने होंगे आप उतना उसको उतना अच्छा निभा पाएंगे। तो ये चीजें हैं। ये बात तो है। इधर आपको बिल्कुल। आसपास का वातावरण कैसा लगता है, जहाँ जिस पूरे माहौल में आप हो, सबके बीच रह के फिल्में बनाते, दूसरे निर्देशक, दूसरे फिल्मकार, दूसरे कलाकार, एक आपसी हाँ, जो एक ये आजकल तो, सरोकार और सौहार्द रहे, उसकी उसकी स्थिति क्या है? देखो सर, मैं तो जब यहाँ पर आया था ना तो मेरे साथ तो ऐसा कोई, अब जो आजकल तो ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे फिर 50 चीजें हो, हाँ और हाँ कि आपको कितने जानते हैं नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे, मतलब एक तो मुझे पता था कि मैं, मेरा कोई यहाँ पे कोई मेरा है नहीं, कोई यहाँ पर ऐसा कुछ कोई है नहीं ना कि गार्डियन कोई ऐसा हो कि हाँ फिल्म लाइन में हो। मैं अकेला ही आया, घर से आया और टीचिंग छोड़ के इस हाँ लाइन हाँ। में आया। तो जब मैं इस लाइन में आया तो मैं सोच के तो ये आया था कि भाई यहाँ पे खुद ही करना है, खुद ही गड्ढा खोदना है और खुद ही पानी पीना है, तो वैसा था। हाँ तो तो इसलिए पहले मेरे को ये तो क्लैरिटी बहुत थी। दुख वहां होता है जब आपको क्लैरिटी ना हो, तो हाँ पीड़ा भी वहां होती है। तो आपको पता है कि इसके अंदर कष्ट भी आएंगे, दुख भी होगा, आपको दिक्कतें भी होंगी। तो अगर आपको क्लैरिटी है तो हाँ आपके पास फिर आपको दुख कम होता है, क्योंकि आपने रास्ता खुद चुना है। हाँ तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री वैसे बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और मतलब मैं तो बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इस लाइन में हूँ। और हाँ एक मनोज कुमार जी ने एक बात की थी अपने इंटरव्यू में, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी उन्होंने कहा, ये मैं बड़ा खुश, ये उनका कोट है कि भाई मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, और आज मैं जो हूँ इस इंडस्ट्री की तरफ हूँ। और ये इंडस्ट्री ऐसी है जो नए को भी सलाम करती है। और एक टाइम बाद दादा साहब फाल्के जो थे, वो रंजीत स्टूडियो के बाहर खड़े थे काम मांगने के लिए, कि ये वो भी उनका भी हाल मैंने देखा है। तो कहते हैं ये इंडस्ट्री ऐसी है। तो अब आपको ये, जब वो पिक्चर आपके सामने सामने एक्सपीरियंस, ये चीजें रखी हुई हैं, तो फिर आपको इस पर कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मेरा दूसरा मानना एक चीज और है, मेरी बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है कि मेरा मानना यह है, कंटेंट होना बहुत जरूरी है आपको। हाँ और कई बार क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ना, कई बार आपका मतलब मजे से होता है कि आपको जी मजा कहाँ मिल रहा है। कई बार हो सकता है कि एक आदमी जो मेरठ में एक 9 to 7 की जॉब करता है,
हो सकता है वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसा सुखी हो या उससे भी ज्यादा सुखी हो। तो मतलब तो आपको सुख से है ना कि आपको कहाँ आप सुखी हैं, कहाँ खुश हैं। और अगर आप खुश नहीं हैं तो आप कहीं भी नहीं हो सकते, फिर तो आप वहां भी नहीं हो सकते, और कई बार बहुत नीचे हैं वहां भी नहीं हो सकते। तो मुझे लग रहा है अगर ये समझ आ गया तो फिर आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। तो मुझे तो कभी इंडस्ट्री में हमेशा बड़ा सौहार्द का माहौल लगा, मुझे हमेशा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ, कुछ होते हैं एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी होते हैं, कुछ लोग आपको काटते भी हैं और वो भी करते हैं, तो वो अपना काम करते हैं, करते रहें, कुछ बात नहीं है, फर्क नहीं है, और आप अपना काम कीजिए। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो है वो बाकी इंडस्ट्री की तरह है, वहाँ पे भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस ज़्यादा होता है, वहाँ पे थोड़ा नोटिस कम होता है। तो मुझे तो अभी तक तो अच्छे एक्सपीरियंस हुए, और कुछ बैड भी हुए, खट्टे भी हुए, लेकिन ठीक है, वो सिखाने के लिए काफ़ी थे, और क्या। हाँ, नहीं, ये तो खैर है, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और बल्कि कई बार इस तरह के जो ग्रे शेड्स हैं लाइफ में, वो आपको बहुत मजबूत भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते अभी हैं। 4-5 दिन पहले जगदीश साहब को ट्रिब्यूट के लिए हम लोग जब बात कर रहे थे, डॉक्टर अनिल चौबे जी इस कार्यक्रम में भी सुन रहे हैं वो, तो वो यही कह रहे थे कि आप इस बात की कल्पना कर सकते हो कि कैसे कोई 10-12-14 साल का लड़का अपनी माँ को लेकर बम्बई आया है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है, और बिल्कुल, 2 बीघा बिल्कुल। जमीन और छोटी छोटी फिल्मों से उसने काम किया। छोटे फिल्मों में काम किया, बिल्कुल 1954 में तो उनको, बिल्कुल, बिल्कुल। सब कुछ आसान तो नहीं रहा होगा कि सबने हाथों हाथ बिल्कुल, ले लिया हो। वो उसने जगह बनाई, इतनी मेहनत की, हो सकता है उनके सामने हाँ। तो मुसीबतें आई हो। अरे आपने जैसे बिल्कुल मनोज नहीं, वो कुमार जी जगदीश का नाम साहब, दिया। जी जी, हाँ, आप जैसे जगदीप साहब का बोल रहे थे, मैं भी कहीं उनका देख रहा था कि वो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे जाते थे और 3 रुपए मिलते थे उनको। फिर वहाँ के कहते हैं कि एक जगह डायलॉग बोल रहे थे, उर्दू का डायलॉग चाहिए था किसी को, तो वहाँ पर उन्होंने कहा बी आर चोपड़ा साहब बना रहे थे फिल्म, तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा उर्दू मेरी मातृ जबान है तो मैं बोल लूंगा। तो यश चोपड़ा जी ने कहा चलो बोल के दिखाओ, असिस्टेंट थे यश चोपड़ा जी, तो वहां से सेलेक्ट हुए। तो देखिए ना, स्ट्रगल कितना बड़ा था उनका भी, एक जा जाके वो माँ के साथ आए, फिर वो आए, सब बहुत ही मतलब बहुत है। और तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपने से सरपरस्त नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी स्पेस बनाई। मनोज कुमार जी का जैसे जी, जी। आपने नाम लिया, तो मुझे मैं आप जानते हैं कि धर्म जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ, और मेरे उनसे संबंध भी बहुत बिल्कुल। अपने तो भरे। जी जी, मैंने मनोज देखा कुमार जी ने आपके एक बार फिल्म। बताया था, वो उन्होंने बताया था कि समय बोले एक ऐसा वक्त आया जब धर्मेंद्र बम्बई से वापस जा रहे थे कि अब मुझे यहाँ रहना नहीं। ओह ओह, तो अच्छा। बोले उस समय मैंने उनको रोका था, और मैंने कहा था कि मेरे घर में रहो चल के जब तक रहना हो, पर वापस मत जाओ। वाह, वाह, वाह। और वो बात फिर बाद में एक और उदाहरण से प्रमाणित हुई, जब वो रोहन कपूर जो महेंद्र कपूर जी के बेटे हैं, जी 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 जी। उनसे जब मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक वाक्य बताया कि उनके पिताजी को, बहन कपूर जी को, जब मनोज कुमार जी के पास सिटिंग करने जाना था शहीद के लिए, तो उस समय बोले उनके मनोज कुमार जी के कमरे में 3 लोग कंबल ओढ़ के सो रहे थे, तो बोले उसमें से एक ने जब कंबल खोला तो वो धर्मेंद्र निकले। ओह, अच्छा। तो कितनी सारी चीजें मिली, और ये वाह, सब वाह, चीजें हैं कि आपस में अगर ये संवेदनशीलता और ये सब सौहार्द ना होता तो फिर कैसे दुनिया बनती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको, मेरे को अभी तक टचवुड अच्छे लोग मिले हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे 1-2 लोग, लेकिन ठीक है, वो हिस्सा है जिंदगी का। हाँ, मुझे भी जैसे जब मैंने कुछ नाटक लिखना शुरू किया, तो नाटक वालों ने कहा कि बोले इनको कुछ नहीं करने को मिला तो ये इधर चले आए, तो उसको भी स्वीकारना चाहिए खुशी खुशी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल। और खासतौर से जर्नलिज्म को लेकर आपका अपना क्या सोच रहा है, फिल्मों की समीक्षाओं को लेकर खासतौर से, क्योंकि फिल्मकार हमेशा चाहता है कि उसकी फिल्म का एक सच्चा और अच्छा एनालिसिस हो। बिल्कुल इधर पिछले बिल्कुल। और वो कुछ समय से एक दृश्य अजीब सा बना है, जिसमें हिंदी अखबार तो लगभग खत्म हो गए, उस पर समीक्षा रही भी नहीं। अंग्रेजी अखबारों में है, तो उसके बारे में तमाम चीजें सुनने को मिलती है। आपके अपने क्या तजुर्बे? मेरे को लग रहा है कि हमारे ना समीक्षक एक्चुअल में बहुत कम ही है। मैं अगर आपको सही मायने में अगर समीक्षक बोलूं तो वो कम है, क्योंकि आधे जो समीक्षक हैं वो आधी तो स्टोरी लिखते हैं पूरी, उसमें कि कहानी क्या है और फिर उनकी परफॉर्मेंस क्या है। एक होता है ना, एक तो फिल्म को आपको ना थोड़ा सा मार्क वो भी देना चाहिए कि किस तरीके से फिल्म बनाई, नया मेकर है, उसकी क्या सोच थी, क्या नहीं थी, कई बार किस बजट में बन रही है फिल्म, क्योंकि हम अगर सामने, तो वो सब भी मापदंड होने चाहिए। तो मुझे लगा कि समीक्षक का काम तो बहुत अच्छा है
कि मतलब जो एक्चुअल में अच्छी फिल्म को प्रमोट करना, और अगर कोई फिल्म नहीं बनी सही तो उसके बारे में लिखना भी, जो कि उनकी ड्यूटी भी है, और उसको लोग पढ़ के जाते हैं फिल्म देखना। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि जो कुछ समय से, मतलब कुछ साल से ना, जिस तरह से मीडिया अपना काम करता है, मुझे लग रहा है कि वो सच्चे जो समीकरण, जो वो इतनी सच्चाई से नहीं आती बाहर। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गोल मोल होता है, उसके पीछे कई बार पैसा भी होता है, प्रभाव भी होता है साथ में, कि कई लोग, बड़े लोगों का प्रभाव होता है, बड़े बैनर का होता है कई बार। क्या कहते हैं, जो अब जैसे अब एग्जांपल हो, कोई एक ही जैसी फिल्में कोई बना रहा है, तो अगर मान लो कोई बड़ा बैनर या बड़ा डायरेक्टर बना रहा है तो उसको वो छूट दे दी जाएगी कि भाई वो तो ऐसे ही बनाता है, उसका तो ऐसे ही है टेस्ट। एक नया आएगा तो कहेंगे उसके लिए आप फिर जूम लेंस लेके बैठ जाएंगे कि उसकी एक एक बारीकी निकालेंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसका ऐसा डायलॉग ऐसा डायलॉग। तो मुझे लगा कि एक समानता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो नया फिल्म मेकर आ रहा है उसको एक एक माँ की, कुछ पॉइंट की ग्रेस भी होनी चाहिए कि भाई चलो यार, पहला बनाया इसने, पहली, कि मुझे पता है कि जब आप पहली फिल्म बनाते हो कितनी मुश्किलात से बनाते हैं आप, हाथ जोड़ के प्रोड्यूसर से आप बात करते हो, फिर सब चीज़ों को मनाते हो, आर्टिस्ट को करते हो, जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ हंसते हो, उनको खुश रखने की कोशिश करते हो। तो ये सब चीज़ों से आप गुजर के एक फिल्म बनाते हो। तो उसके अंदर एक ग्रेस पीरियड ना, कोई भी है उनको लिखना चाहिए कि भाई मैं अगर इसको 4 स्टार दे रहा हूँ तो 3 फिल्म के हैं, एक इनके पहले अटेम्प्ट को, कि इन्होंने चलो यार थोड़ा एक ऑनेस्टी को मिलनी चाहिए, थोड़े मार्क्स। ऑनेस्टी मिले। हाँ कि यार, क्योंकि फिल्म में ऑनेस्टी दिख जाती है कि भाई ये फिल्म, मैं अपने फिल्म को एक चीज बोलता हूँ कि हमने फिल्म को, ये नहीं कि हमारे कोई बहुत ही मास्टरपीस महान फिल्म है, ठीक है अच्छी फिल्म है, पर ऑनेस्ट फिल्म है। ये मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि उसके अंदर ईमानदारी की हुई फिल्म है, वो ईमानदारी से बनाई गई फिल्म है। उसमें ऐसा नहीं कि मैं वहां पे कुर्सी में बैठा हूँ कि अरे फिल्म तो बन रही है, अब आराम से बैठो, अरे बन जाएगी, अब तो मेरे प्रोड्यूसर मिल गया है, अब तो बना देंगे जैसे बन जाए। तो वो नहीं है, उसमें यह है ईमानदारी है कि यार मैं बैठा हूं तो मेरे को लग रहा है कि यार ये फिल्म का सीन बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। और मुझे लग रहा है अगर किसी भी काम में ईमानदारी आएगी तो वो उसका एक अपनी आप ही सोल आ जाएगी, कि उसके अंदर एक आत्मा जो है वो आ जाएगी। अगर आप ईमानदार अपने काम में रहेंगे तो मेरा सबसे बड़ा काम रहता है कि आप छोटी फिल्म बनाओ, बड़ी बनाओ, आप चाहे टेलीफिल्म बनाओ, ये मैं सबको बोलता हूँ कि आप बनाओ दिल से उसको, उसके अंदर अपना 100% लगाओ, ईमानदार रहो एटलीस्ट। तो वो है। तो हमारी फिल्म जब समीक्षक हैं वो करते हैं तो उसको उनकी ईमानदारी भी देखनी चाहिए कि बंदे ने फिल्म थोड़ी कच्ची रह गई है बट एक ईमानदार कोशिश तो है। सही। तो जी हम इसी नोट पर बात को पूरी करेंगे अब, क्योंकि समय हमारा पूरा हो गया। जी जी बिल्कुल सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मतलब इवन दो जब आपने अंग्रेजी में कहते का रिव्यू किया था तो मुझे बहुत ही दिल से, मतलब मेरे को लगा था कि इतना अच्छा रिव्यू आपने किया, उसको एक एक बारीकियां, एक एक चीजों के पॉइंट्स, और फिर उसके बाद मैंने आपके बाकी सारे जो पीछे के इंटरव्यूज थे वो पढ़े, तो मैं आपका खुद बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा भी था कि मैं जिनका प्रशंसक हूँ, अगर वो मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे कितनी खुशी होगी। मैं भी आपका बहुत प्रशंसक रहूंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुनने वाले उनका भी मैं आभारी हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी, थैंक यू।